हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आसान सी बातें हैं। सदिशों के प्रकार जैसे कहता है शून्य सदिश क्या है, तो बच्चों ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण शून्य हो, परिमाण क्या हो? परिमाण शून्य वाला जो सदिश होता है उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। और इसको इस प्रकार से देखो, शून्य पर ऊपर वेक्टर का निशान लगा दो, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिसका परिमाण शून्य होता है ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। अच्छा बताओ, मात्रक सदिश किसको कहेंगे? मात्रक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक इकाई होता है ना। अगर ये कहें कि सदिश कोई एक ए है और इसका जो मापांक है वो एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मात्रक सदिश कहेंगे। मात्रक सदिश को हम सदिश के ऊपर कैप का निशान लगा देते हैं, ठीक है। अगर ए कोई सदिश है, मात्रक सदिश ए कोई मात्रक सदिश है, तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ए के ऊपर मात्रक का निशान लगा दिए, वेक्टर उसका कैप का निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो मात्रक सदिश को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद सह आदम सदिश क्या होता है? सह आदम ऐसा सदिश कहलाता है, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश कहलाते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही होते हैं। प्रारंभिक बिंदु एक वाले सभी सदिशों को हम क्या कह सकते हैं? सह आदम सदिश कहेंगे। जैसे ये कहें ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश सी है, सभी के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, इसलिए इसको हम क्या, इन सभी सदिशों को क्या कह सकते हैं? ए बी सी सभी तीनों सदिशों को हम सह आदम सदिश कह सकते हैं। इनके प्रारंभिक बिंदु तीनों के एक ही हैं। अच्छा बच्चों बताओ, संरेख सदिश क्या होते हैं? संरेख सदिश क्या होते हैं? संरेख सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसे दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उनको क्या कहते हैं? संरेख सदिश कहते हैं। इनको क्या कहोगे आप? संरेख सदिश कहोगे। छोटी छोटी सी बातें हैं। समान सदिश क्या होते हैं बच्चों? अगर आपसे ये कहें कि एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, इनकी दिशा और परिमाण दोनों ही समान होते हैं, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। ऐसे दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं जिनके परिमाण समान होते हैं। यहां पर इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण। यदि ए और बी दोनों समान सदिश हैं तो उनको हम ऐसे लिखेंगे, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण। अच्छा बच्चों, ऋणात्मक सदिश क्या होता है? ऋणात्मक सदिश भी एक ऐसा सदिश होता है जिसको मान लेते हैं थोड़े ए बी से इसको लिख दें। एक कोई सदिश ए बी है, ठीक है, और इसका परिमाण इसी के परिमाण के बराबर हो लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है, तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश कहते हैं। और उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी बराबर माइनस बी ए लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर ऋणात्मक सदिश का मतलब है कि उसकी केवल दिशा विपरीत होती है, परिमाण दोनों के समान होते हैं, और उसको लिखने का तरीका ही होता है कि ए बी बराबर माइनस बी ए। यहां पर देखो ए से बी की ओर दिशा है और यहां पर बी से ए की ओर दिशा है, तो इस तरीके से इसका यहां पर प्रदर्शन करना इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हैं सदिशों के प्रकार। क्लियर है बच्चों बात इतनी? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाओ बच्चों, एक एक करके सारे पॉइंट नोट कर लो, बहुत आसान से आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ें और अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका कि अगर हम सदिशों को जोड़ना चाहें तो किस प्रकार जोड़ते हैं। दो सदिशों को आपस में अगर जोड़ते हैं तो परिणामी क्या मिलता है? दो सदिशों को जोड़ने से परिणामी क्या मिलता है? हम यहाँ पर अब सीखेंगे सदिशों का योगफल। क्या सीखेंगे यहाँ पर? सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल समझते हैं बच्चों, सदिशों का योगफल क्या होता है? सदिशों के योगफल का मतलब है, जैसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक सदिश है हमारे पास, ये कोई ए बी, एक कोई सदिश है ए बी, ठीक है, इसकी दिशा ए से बी की ओर है। मान लेते हैं कि पहले कोई व्यक्ति होगा ए बिंदु पर और ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच गया, है ना, तो ए बी इसने विस्थापन कर लिया
और इसके बाद फिर बी बिंदु से ये व्यक्ति सी बिंदु पर पहुंच गया, यहां से ये बी से सी डायरेक्शन में सी बिंदु पर पहुंच गया। तो बच्चों यहां पर इसका परिणामी विस्थापन कितना होता है? परिणामी जो विस्थापन होता है वो ए सी के बराबर होता है। देखो ए से सी की इसकी दिशा होती है, ए बी प्लस बी सी बराबर होता है काय के? ए सी के होता है। यहां पर इस बात को आप याद रखिएगा कि ए बी प्लस बी सी जो होता है वो काय के बराबर होता है? ए सी के बराबर होता है। हालांकि ये बातें आपने छोटी छोटी सी बातें फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। यहां पर एक ऐसे मानो कि ये हमारा कोई सदिश है ए, इसका डायरेक्शन ये है ना, ये ए सदिश है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक सदिश कोई और है जिसको यहां पर हमने इस डायरेक्शन में बना लिया, ये आपका सदिश बी है। यहां पर दोनों सदिशों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना होता है बच्चों? यहां पर पहला जो सदिश है उसका ये जो आखिरी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, उस अंतिम बिंदु को कहां पर रखना है? इस अंतिम बिंदु और इसका जो प्रारंभिक बिंदु है उनको संपाती बना दो और उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल वही रखनी है। देखो बी की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये इसकी डायरेक्शन है। इस वाले बिंदु को कहां पर, ये इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, दूसरे वाले का जो प्रारंभिक बिंदु है और इसका जो अंतिम बिंदु है, इनको संपाती बनाओ, इसको उठा के हम यहां पर ले आए तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा बी सदिश। और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो यहां पर इसके द्वारा, देखो यहां पर ये जो अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और यहां पर इसको सी नाम दे दें, तो ए बी और प्लस जो बी सी है उन दोनों का योग काय के बराबर होता है? ए सी के बराबर होता है। यहां पर ए सी है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के योग के बराबर, ठीक है। यहां पर ये दो सदिश हैं, यहां पर ये एक सदिश ये था, एक सदिश ये था। अगर इस सदिश को इसके साथ जोड़ दें तो यहां पर इसका परिणामी कितना होता है? ए प्लस बी के बराबर होता है। इस तरीके से याद रखना है। इसी को बच्चों कहते हैं त्रिभुज का नियम। क्या होता है ये? त्रिभुज का नियम। देखो यहां से समझो इसको कि भाई अगर ए बी है, ये ए से बी सदिश है और इसके बाद एक सदिश है बी सी और इसका जो परिणामी होता है वो काय के बराबर होता है? ए सी के बराबर होता है। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अगर ए बी कोई एक सदिश है और उसका अगर हम विपरीत सदिश निकालें तो क्या लिखते हैं? माइनस बी ए लिखते हैं। यहां पर ऐसा कह सकते हो कि अगर ए बी ये कोई सदिश है प्लस बी सी कोई सदिश है, अगर ए सी की डायरेक्शन बदल दें, दिशा बदल दें, तो इसको हम माइनस सी ए लिख सकते हैं। और अगर माइनस सी ए को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस में ये हो जाएगा सी ए, तीनों का योग बराबर काय के हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की, ध्यान से समझो, ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक ही क्रम में तीनों भुजाओं को ले लिया जाए। यहां पर देखो एक दूसरा चित्र बना के बता दें कि यहां पर ये कोई ए बी और ये सी, ए से बी की जो डायरेक्शन है देखो ए से बी की ओर है, बी से सी की ओर एक दूसरा सदिश है और ये देखो सी से ए की ओर, सी से ए की ओर ये आपका सदिश है। हम कह सकते हैं कि एक ही क्रम में तीनों भुजाओं को लिया गया है। यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में लिया गया है। यदि एक ही क्रम में तीनों सदस्यों को ले लिया जाए तो उनका परिणामी क्या होता है? शून्य होता है। और इसी को कहते हैं त्रिभुज का नियम। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है? शून्य होता है। और इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज का नियम कहते हैं। त्रिभुज का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर, इतनी समझ में आई? अच्छा, एक और यहां से इसी से रिलेटेड और एक बात समझनी है कि अगर बात करें समांतर चतुर्भुज का नियम, यहां पर सदस्यों के योगफल के दो नियम है। एक तो आपका ये नियम है जिसको कहते हैं त्रिभुज का नियम, एक समांतर चतुर्भुज का और नियम है, उसको समझते हैं। वो क्या है? जैसे मान लेते हैं, देखो यहां लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, सदस्यों का समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो क्या है बच्चों, यहां पर मान लेते हैं कोई आपका ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर दो सदिश हमारे लगे हैं, एक है हमारा ये ओ ए और एक है हमारा ये ओ बी। ठीक है, ये है ओ बी। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर एक ही बिंदु पर दो सदिश लगे हैं ओ ए और ओ बी, तो इनका परिणामी जो होता है वो इस
समांतर चतुर्भुज को अगर पूरा कर लिया जाए और समांतर चतुर्भुज को पूरा करने पर जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा उस विकर्ण के द्वारा इन दोनों सदस्यों का परिणामी प्राप्त होता है। यहां पर समझते हैं, इस प्रकार अगर इसको हम समांतर चतुर्भुज पूरा करें तो इस तरीके से कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है कि ये भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा जो होती है वो इसके समांतर होती है। तो यहां पर हमने एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया और इस समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होगा ये इसका विकर्ण होगा। इस विकर्ण के द्वारा इन दोनों सदस्यों का योग जो होता है वो विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। मान लेते हैं OA सदिश है, उसका परिमाण A है, ये आपका OB सदिश है, ये इसको हमने B से लिख लिया, तब इसका जो परिणामी होगा वो OC मतलब विकर्ण के द्वारा प्राप्त होगा। तो जो परिणामी OC होगा वो A प्लस B के योग के बराबर होता है। इस तरीके से बच्चों है तो हम ये कहते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज नियम है और जो त्रिभुज नियम है दोनों ही नियम एक ही हैं। देखो कैसे, आप यहां से समझ सकते हो कि अगर ये B है तो ये भी फिर B होगा कि नहीं होगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसका और इन दोनों का योग बराबर AC होता है। देखो यही तो आपका ये नियम है। त्रिभुज का नियम जो है और समांतर चतुर्भुज का नियम एकदम एक जैसे ही है, दोनों एक ही बातें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है उसमें क्या कहता है, कहता है कि अगर एक बिंदु पर दो सदिश लगे हुए हैं तो उन दोनों सदस्यों से जो समांतर चतुर्भुज पूरा होता है उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस विकर्ण के द्वारा इन दोनों सदस्यों के योग के बराबर उसका विकर्ण के द्वारा उनका योगफल प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये हमारा जो OC है वो काय के बराबर याद रखना है, OA प्लस AC के बराबर याद रखना है। ठीक है, या AC कहें या OB कहें बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो ये OB है ना, OB के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम OC बराबर कह सकते हैं A प्लस B, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। करेक्ट है बच्चों। बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।